आज 16 सितंबर 2024 को ये सूचना हमें प्राप्त हुई है कि आज प्रोफेट मोहम्मद का जन्मदिन है। तो उसका क्या महत्व है? तो ये सवाल उठता है कि जन्मदिन का ही क्या महत्व है। हमारे जन्मदिन का ही जब कोई महत्व नहीं है तो किसी भी व्यक्ति के जन्मदिन का क्या महत्व है। पर ठीक है, पब्लिक यदि मनाना चाहती है तो उस व्यक्ति के बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं, लेकिन ये भी याद रखना कि जन्मदिन का महत्व क्यों नहीं है, क्योंकि जन्मदिन मनाने से उस व्यक्ति का डिसरेस्पेक्ट है। मतलब कि आप उस विशेष दिन उस व्यक्ति के बारे में बात करना चाह रहे हो, आप बाकी 364 दिन बात नहीं करना चाह रहे हो। तो हमारी जो बेसिकियत और ऑथेंटिसिटी वाली लाइफ है उसमें इन सब लोगों के बारे में रोज ही बात होनी चाहिए, और रोज ही उसका क्या करना, संक्रांत भाई जो कहकर गया था मोहम्मद इतने सालों पहले, उसको डिस्कस करना, उसका मसला बनाना। तो जन्मदिन मनाने में जो बुराई है उस बुराई को दूर किया जा सकता है उस जन्मदिन के सुअवसर पर। जिस व्यक्ति का जब भी सुअवसर है उस दिन उस व्यक्ति की उन प्रमुख बातों को याद कर लिया जाए जो कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए, और लोग उसको याद रखें, उसका मसला बनाए, उस पर एक्ट करने की कोशिश करें। तो ऐसी कुछ दो चार बातें हम बताना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ भूमिका बांधना चाहेंगे। पहली बात ये कि हमारी इंफॉर्मेशन में प्रोफेट मोहम्मद के बारे में एक थ्योरी ये चलती है दैट प्रोफेट मोहम्मद नेवर एग्जिस्टेड। आप समझ रहे हैं? हम उसमें डाइव डीप नहीं किए, बट ये बहुत ही प्रोमिनेंट थ्योरी एग्जिस्ट करती है, तो जिसको एक्सप्लोर करना है वो करे। दूसरी थ्योरी ये चलती है, और एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है प्रोफेट मोहम्मद वाज अ वेरी बैड पर्सन एंड ही वाज अ फाउंडर ऑफ टेररिज्म। और तीसरी थ्योरी क्या चलती है, वो जो हम अपने विवेक से, अपने परसेप्शन से, हम है ना माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल के IIT और म्यूजिक एंड संगीत और लैंग्वेज वगैरह, तो हमारा जो भी पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है, जो भी कॉन्शियसनेस लेवल है जो डेवलप हुआ है आफ्टर रिसीविंग मास्टर्स डिग्री इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम IIT बॉम्बे, हैविंग सॉल्व thousands and thousands of problems on PCM and electronics, and pursuing law and contesting 3 elections, and having played 5 musical instruments, and being able to speak four conversational languages, and hundreds of other things that I've done in my life, because of which the perspective that I've developed on Prophet Muhammad that I'm going to share है, जिसमें से कुछ चीजों के प्रूफ है, कुछ चीजों के प्रूफ नहीं है, कुछ चीजों के लॉजिक है, और कुछ चीजों के ना कोई प्रूफ है ना कोई लॉजिक है। वो प्योर हमारा एक दृष्टिकोण है, जिसको ठीक लगता है वो सुने, उसको अप्रिशिएट करे, उसको डिस्कस करे, उस पर आके कुछ क्वेश्चन पूछे, और जिसको ठीक नहीं लगता है वो बाकी जाके ऐसे हजारों करोड़ों और ऐसे चने के दाम पर बिक रहे प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर अपने अपने पर्सपेक्टिव, उनको जाके खरीदे। सो नाउ आई विल टेल माय पर्सपेक्टिव। तो भाई साहब, प्रोफेट मोहम्मद एग्जिस्टेड और डिड नॉट एग्जिस्ट, प्रोफेट मोहम्मद वाज अ ग्रेट मैन or a bad man, irrespective of that fact, I am a believer and admirer of शक्तिमान। तो शक्तिमान कितना रियल है नॉन रियल है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। शक्तिमान की कहानियां देख के, उसके डेमो देख के मुझे अपने कौन सी शक्तियों के बारे में पता चलता है, ब्रेन की कौन कौन सी न्यूरोप्लास्टिसिटी, मिररिंग और RAS और फ्रंटल लोब की शक्ति के बारे में पता चलता है, उसमें मेरा इंटरेस्ट है। अब वो चाहे एक अच्छे शक्ति, काल्पनिक अच्छे शक्तिमान ने डेमोन्स्ट्रेट किया हो, या वास्तविक गंदे दाऊद इब्राहिम ने डिस्कस किया हो, या फिर काल्पनिक और रियल बैड और गुड मोहम्मद ने डेमोन्स्ट्रेट किया हो, मेरे को उससे क्या मतलब है। मैं तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड आदमी हूं, मेरे को तो मेरी सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट से मतलब है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट अ सुपीरियर मीन भाई साहब। तो प्रोफेट मोहम्मद को अच्छा मानने वाला आदमी भी गुलाम है, और बुरा मानने वाला भी आदमी गुलाम है। सच्चा सुपीरियर तो वो है जो पूछता है कि मेरे काम की इंफॉर्मेशन लेके आओ। मोहम्मद के जीवन से, डेमो से, जो भी फेक है रियल है, मुझे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि जिससे मेरा जीवन सार्थक हो, मैं सुपीरियर बनूं, मेरी अभिव्यक्ति बढ़े, मेरी स्वतंत्रता बढ़े, और मेरे जीवन का उद्देश्य सिद्ध हो। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा आनंद प्राप्त करना, कोई कानून तोड़े बिना, कोई सामाजिक नियमों को तोड़े बिना, किसी को चोट पहुंचाए बिना, किसी जीव की साथ हिंसा किए बिना अपने जीवन को मौज में रखना। तो उसके लिए मुझे न्यूरोप्लास्टिसिटी और चक्रों की शक्तियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो यदि किसी वास्तविक और काल्पनिक कैरेक्टर ने वो डेमोन्स्ट्रेट कर दिया तो मुझे उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, नेसेसिtas entender en español idiomas। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए।
उन लोगों ने जितना दबाने की कोशिश कर सकते थे उतना दबाया। किन लोगों ने? जिन्होंने मोहम्मद को बुरा बताया, उन लोगों ने इस बात को ज्यादा से ज्यादा दबाया कि मोहम्मद ने दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताया आज से 1300 साल पहले कि सूद हराम है। अब सूद हराम कितनी हराम खोरी है वो हम आपको समझाते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। सूद हराम का मतलब यह है कि मैंने एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए उधार दिए, 1 साल बाद में जब लेने पहुंचा तो मैं उसको बोलता हूं 1 लाख रुपए प्लस समथिंग दे, इंटरेस्ट दे, सूद दे। आप इसका मतलब जानते हैं कितना बड़ा बलात्कार है? मतलब आप इस मान्यता पे जीते हैं कि 1 साल गुजरने के बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। आप समझ रहे कितना बड़ा शोषण है? सारी बात ही खत्म कर दो, मुझे कोई बात ही नहीं करनी। अरे भाई साहब, ये मोबाइल की बैटरी है 10% हो गई है, मुझे इसको आगे चार्ज करने के बारे में बात ही नहीं करनी, मुझे सूद हराम पे बात करनी है। मोहम्मद को 1300 साल पहले ये महान बात कैसे समझ में आ गई कि किसी गरीब आदमी की जेब में 100 रुपए है तो आपकी मान्यता उसके 100 रुपए की वैल्यू कॉन्स्टेंटली कम करे जा रही है। मतलब ये कैसा, ये जुल्म क्यों है जनाब? ये ऐसा रिवाज क्यों है जनाब? प्लीज अंडरस्टैंड। कितनी मानता है? मतलब आप तो लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शन किए जा रहे हो, लोन दिए जा रहे हो, उधार दिए जा रहे हो, और लोग बिना किसी जेन्युइन कारण के, रिमेंबर दीज 2 वर्ड्स, जेन्युइन कारण के लोन लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो रुपये की वैल्यू कम होती जा रही है। तो गरीब आदमी की जेब में जो 1000 रुपए था वो कॉन्स्टेंटली छिल रहा है। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम भाई साहब, जो यहूदियों का बैंकिंग सिस्टम है। इसके खिलाफ 1300 साल पहले आवाज उठा दी उसने। मतलब किसी गरीब की या कोई भी इंसान है, उसकी जेब में जिस स्पीड से रुपये जा रहा है पर सेकंड, जैसे अंबानी की जेब में जा रहा होगा पर सेकंड कुछ लाखों रुपए जा रहा होगा, तो गरीब की जेब में जिस स्पीड से पैसा जा रहा है उससे ज्यादा स्पीड से बेसिकली वो मनी अपना वैल्यू लूज कर रहा है। ये कितना बड़ा बलात्कार है भाई साहब! इससे बड़ा तो शोषण ना एग्जिस्ट करता है मानव जाति के इतिहास में, ना कल्पनीय है भाई साहब। उस बात को उस व्यक्ति ने 1300 साल पहले पकड़ रखा है और वो सबसे बड़ी समस्या है आज की, प्लीज अंडरस्टैंड। तो आप समझ गए भाई साहब, मोहम्मद के होने या ना होने से, अच्छा होने से या बुरा होने से, उसके द्वारा यदि कुछ कहा गया है या कुछ प्रैक्टिस किया गया है जो मेरे जीवन को सफल बना सकता है, सार्थक बना सकता है। मेरा जीवन क्या है कि मेरे को ये फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग जो रॉथस्चाइल्ड की उसमें फंस के कॉन्स्टेंटली इस इकोनॉमिक मॉडल का गुलाम ना बन के रहना पड़े, जिसमें कॉन्स्टेंटली जो मैं पैसा कमा रहा हूं वो निरंतर अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। ठीक है, और मेरे अंदर कंपैशन है। मैं देख पा रहा हूं रिक्शे वाले को, इसने 200 रुपए कमाए बट इसकी वैल्यू शाम तक तो 199 पॉइंट वॉट एवर हो गई, कुछ भी हो गई। मतलब वो 1 डिवाइडेड बाय 1 लाख % भी क्यों कम हो? तो उसका जो जवाब था मोहम्मद के पास में वो इस्लामिक बैंकिंग था, जिसमें 2 शब्द आ रहे थे, जेन्युइन कारण। तो आप जाके सर्च करेंगे तो उसमें बहुत सारी गहराई, और रॉथस्चाइल्ड ने अपनी पूरी फोर्स लगाई है दुनिया के सामने ये 2 शब्द ना आ पाए, इस्लामिक बैंकिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, इंक्लूडिंग इस्लामिक नेशंस के अंदर भी। तो इस्लामिक बैंकिंग का एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं। पहली बात तो कोई भी मुंह उठा के कितना भी लोन नहीं ले सकता, जेन्युइन कारण होना चाहिए। आप इस लोन का क्या करने वाले हो भाई साहब? आप अपनी बेटी की शादी में लगाने वाले हो, आप इससे फ्लैट खरीद के उसको रेंट पे लगाने वाले हो, इसको बिजनेस में लगाने वाले हो, खेती में लगाने वाले हो। अच्छा, खेती में लगाने वाले हो तो खेती में लगाने से तो नुकसान भी हो सके तो आ गया ना। मतलब थियोरेटिकली ये खुदा का बनाया हुआ बैंकिंग सिस्टम है, तो इसमें ऐसा प्रोविजन है कि जो लोन किसान ले गया यदि उसका मुनाफा होगा तो मुनाफा भी बटेगा उन सब लोगों में जिन्होंने पैसा लगाया है, और यदि नुकसान हो गया तो नुकसान भी बटेगा। आप सोचिए इसमें कितनी बरकत है। अब ये जो पैसा गया ना किसान के पास ऐसा लोन, इसकी आप गहराई समझिए इस्लामिक बैंकिंग के अंदर। अभी बताते हैं। तो आप बोल रहे हो कि आप मेरे को 5 लाख दे दो, बस मुझसे मत पूछो कि मैं किस लिए ले रहा हूं। 5 लाख मुझे दे दो, 1 साल बाद मैं इसके 10 लाख लौटा दूंगा। तो गड़बड़ कर रहे हो साहब, आप 5 के 10 लौटा रहे हो, मतलब कि आप बोल रहे हो वैल्यू कम कर रहा है क्या पैसा अपना, हाफ कर दे रहा है क्या? और दूसरी बात, आप भाई कहां पैसा लगाओगे? ऐसे नहीं होगा, ये पैसा कहां से आएगा? तो इस्लामिक बैंकिंग में एक जो मैनेजर होता है वो सारे अकाउंट
को पकड़ के रखता है और बोलता है कि ये चीजें आ रही है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट करना है क्या, तो सारे के सारे जो बैंक अकाउंट होल्डर होते हैं वो देखते हैं कि हराम में जा रहा है कि हलाल में जा रहा है, मतलब कि कोई पोर्क का बिजनेस तो नहीं हो रहा है, या कोई शराब का बिजनेस तो नहीं हो रहा है, या हथियार का बिजनेस तो नहीं हो रहा। ये सब थ्योरेटिकली बातें हम बता रहे हैं आपको, इसमें कितनी प्रैक्टिसेस में है उस पर हम क्वेश्चनेबल नहीं है। हम बता रहे हैं कि सारी थ्योरी वहां से निकलती है, तो इन सब चीजों को दबा दिया गया। तो जो इन्वेस्टर्स आते हैं, जो अकाउंट होल्डर्स है, वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स, उनसे पूछा जा रहा है कि भाई पैसा यहाँ पे लग रहा है, इसका जो नफा होगा वो भी मिलेगा, नुकसान होगा वो भी मिलेगा, तो तैयार हो क्या, तैयार नहीं हो तो अपना 0/0 लेकर बैठे रहो। तो इस्लामिक बैंकिंग में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि एक एक अकाउंट होल्डर जो कि इन्वेस्टर ही है, उसका एक एक रुपया कहां जा रहा है, इसका कंसेंट उसके पास है, और वो एक एक रुपया जहां जा रहा है वो हलाल है कि हराम है, और हलाल में जा रहा है तो किस बिजनेस में जा रहा है, वहां पर जो नफा नुकसान है उसमें उसका पूरा कंसेंट है, भागीदारी है, उसमें बैंक की अलग से फीस है। मतलब जो हमने कहा था 0/0 पे अपना पैसा रख लो, तो बैंक को अपना कुछ तो फीस दे दो, और मतलब फीस दे दो और बैंक आपका पैसा रख लेगा सिक्योरिटी की तरीके से। बट अदरवाइज यदि आपको इन्वेस्टमेंट वाले काम में लगना है तो उसका एक अलग ही प्रोसीजर है। मतलब रॉथस्चाइल्ड की सत्ता इतनी है भाई साहब कि जो लिटरली इस्लामिक देश हैं सारे के सारे, ईरान, ये सऊदी वगैरह, मलेशिया वगैरह, इंडोनेशिया, यहां तक भी इतना मुस्लिम वर्चस्व होने के बावजूद भी उससे बड़ा वर्चस्व रॉथस्चाइल्ड के बैंक्स का। सो ऑलमोस्ट निस्त नाबूद है इस्लामिक बैंकिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इन केस प्रॉफिट मोहम्मद एग्जिस्टेड, or irrespective of the fact that he was a very good or very bad man, or irrespective of the fact that birthday of Prophet Muhammad means anything, if there is anything on this day about Prophet Muhammad that can be talked about, then it is the interest, the fractional reserve banking system. तो ये पहला मसला हो गया। दूसरी चीज क्या है कि वो हमने आपको बताई थी कि शक्तिमान से यदि हम कुछ सीख सकते तो हमको सीखना चाहिए, दाऊद इब्राहिम से यदि हम कुछ सीख सकते तो हमको सीखना चाहिए, बाकी उसके जो अपराध है उसके लिए जो सजा बनती है उसको दे देनी चाहिए। क्या मुहम्मद से हम जो सीख सकते हैं हमको सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रायोरिटी, हम सुपीरियर हैं। उसके बाद उसके जो अपराध है उसकी जो सजा उसको दे दो, मेरे को क्या लेना देना यार मोहम्मद से, मेरे को तो मेरे से लेना देना है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो पहली बात इंटरेस्ट की हो गई, और दूसरी बात बस बोनस है, क्योंकि पहली बात बहुत बड़ी है, रोज इसके बारे में बात होनी चाहिए कि वो सूद हरामी का क्या करना है भाई साहब। जो मोहम्मद कह के गया था 1300 साल पहले, उसके लिए ये राइट टू रिकॉल और जूरी ओवर आरबीआई गवर्नर होना चाहिए, ये फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर राइट टू रिकॉल जूरी सिस्टम होना चाहिए। तो उसका क्या करना, वो डायरेक्टली रिलेटेड है। तो जन्मदिन मत बनाओ मोहम्मद का, आप तो राइट टू रिकॉल गवर्नर की बात करो, आप तो फाइनेंस मिनिस्टर को अंडर करो वोट वापसी पासबुक के अंदर, तब है मोहम्मद का जन्मदिन मनाने का कोई भी मतलब और सार्थकता। प्लीज अंडरस्टैंड। अबे अब तो प्लीज अंडरस्टैंड, अब तो तू समझ जा यार, 2024 आ गया, इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी नॉलेज, अब तो तू समझ जा। मोहम्मद का जन्मदिन मनाने का मतलब है आरटीआर, आरबीआई गवर्नर इक्वल टू, प्लीज अंडरस्टैंड। Then comes neuroplasticity and power of frontal lobe. तो ये जो भी काल्पनिक या वास्तविक या अच्छी या बुरे कैरेक्टर है ये प्रॉफिट मोहम्मद, इनकी जो भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उस सब को देख के मतलब ये बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन निकाला जा सकता है। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट all those things are happening in the mind of Prophet Muhammad. It is an imagination, it is a very exceptional creative imagination, a visual world that the Muhammad is going through and bringing some gems, some information that can regulate the society the way he thought it should be regulated. जो भी वो डॉन थे या जो भी संत थे, बट उसके पीछे सारा का सारा गेम फ्रंटल लोब का है भाई साहब। दैट्स अ होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर ऑन सेकंड पोजीशन। तो यदि पूरी मानव जाति के इतिहास के यदि टॉप 10 प्रभावशाली लोगों की सूची बनाई जाए तो उसमें प्रॉफिट मोहम्मद का नाम आता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, बजाय इसमें एक सेकंड भी खर्च किए कि उसका कैरेक्टर कैसा था। मेरे को जानना है कि उसने अपने ब्रेन का ऐसा इस्तेमाल कैसे कर लिया, उसके ब्रेन के इस्तेमाल करने की जो भी
राज हैं, यदि वो मैं जान जाऊं, यदि मैं उसके जलवों से मेरा ब्रेन एकदम ये मान ले कि ब्रेन बहुत कुछ कर सकता है, तो मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो मैं करना चाह रहा हूं। अभी मोहम्मद के करना चाह रहा था, उसमें मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो उससे मतलब है कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। और आज यदि मोहम्मद का दिन है तो मोहम्मद के नाम से मैं ऐसी कौन सी चीज याद कर सकता हूं जो मेरे फ्रंटल लोब को और ज्यादा सुपीरियराइज कर सकती है। दैट्स होल क्वेस्ट इज ऑल अबाउट, प्लीज अंडरस्टैंड। तो आप समझ रहे हैं हम किस लेवल के सुपीरियर वंश के आदमी हैं। तो जब हम डबली बजाते हैं और गाना गाते हैं, मेरे ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है। अरे भाई साहब, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं ख्वाजा से प्रेरित हूँ। ख्वाजा का गाना गाने का मतलब है बचपन की यात्रा करना। हितेश शाक्य 37 साल का है, तो हितेश शाक्य को बड़ा मन करता है 7 साल के हितेश शाक्य से। दुनिया में इतना कोई मस्त आदमी है ही नहीं जो हितेश शाक्य 35 साल का है, 30 साल का है, 32 साल का है, 17 साल का है। मुझे तो सिर्फ उसी से मिलना होता है। तो ये सारे गानों के माध्यम से मैं उससे मिलता हूं, अपने प्रीवियस पास्ट सेल्फ से जाके, तो अपनी कॉन्शियसनेस का दायरा बढ़ाता हूं भाई साहब। और डपली बजाने से मेरा कॉर्पस कैलोजम का एक्सरसाइज हो रहा है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, जो कि 3rd नंबर ऑफ 5C है। तो इसमें मोहम्मद का और इस्लाम का और गरीब नवाज का तो कोई लेने देना ही नहीं है। ये तो प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं है। प्रायोरिटी लिस्ट में तो न्यूरोप्लास्टिसिटी और कॉर्पस कैलोजम है और चक्र एक्सरसाइज है यार। ठीक है, तो इस कैरेक्टर से हम न्यूरोप्लास्टिसिटी, फ्रंटल लोब, चक्रों की शक्ति, थर्ड आई के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उस कैरेक्टर के द्वारा डेमोन्स्ट्रेटेड जलवों से अपने ब्रेन को ये कन्विंस कर सकते हैं दैट यू कैन डू मच मोर देन व्हाट यू हैव डन सो फार एंड यू कैन इमेजिन। तो ये दूसरे नंबर पर ये सारी चीजें आ जाती हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो है सिस्टम। और सिस्टम में जो सबसे बड़ी चीज है वो है जमीनी मीट भाई साहब। आप समझ रहे हैं, राइट टू रिकॉल इसी के लिए पेन मार रहा है और फिर हम पेन मार रहे हैं। हमको लगता है इस पूरी दुनिया में 3 ही आदमी समझदार हैं, एक मुसलमान मतलब इस्लाम मोहम्मद वाला मुसलमान, दूसरा राइट टू रिकॉल वाला, और तीसरे हम, जिनको ये बात समझ में आई कि जमीन पे आके मिलो। और ये इस लेवल के लोग हैं, ये फेसबुक पे भी अपनी मीटिंग चालू रखते हैं और जमीन पे बुलाते हैं फेसबुक के माध्यम से। तो ये जो जुम्मे जुम्मे की जो नमाज के माध्यम से मीटिंग होती है ना, अब इसके आगे की सारी चीजों पर हमने विस्तार से लेक्चर दे रखे हैं। क्या नाम था उसका, इस्लाम की महानता, या इस्लाम की महानता में हमने विस्तार से सब बता रखा है कि मोहम्मद के सुझाए हुए तरीकों से बहुत ही रेगुलरली वीकली बेसिस पर पूरी पब्लिक को जमा करने की वजह से अफगानिस्तान कैसे ताकतवर हो सका। तो जो जमीनी मीट है, मतलब हर जुम्मे की जो जमीनी मीट है उसके बारे में हम तक की जो सूचना पहुंची है वो ये कि जो आदमी जुम्मे, मुसलमान आदमी जुम्मे की मीट में, जमीनी मीट कह रहा हूं मैं उसको, वो तो एक नाम दी दे कि नमाज है और अल्लाह के लिए, वो सब स्टोरी तो देनी पड़ती है। लेकिन अल्टीमेटली जो सुपीरियर और रैशनल लॉजिक है वो ये कि जमीन पर लोगों को बुलाना है, और यदि कोई ना आए तो उसको ऐसा गंदा आदमी मानना, साला ये जुम्मे की नमाज, तो जुम्मे की नमाज पे नहीं आ रहा है लड़का, अरे भाई साहब कुछ गड़बड़ है, इसके ऊपर कोई जिन्नात, कोई शैतान का लफड़ा है भाई साहब। तो या फिर ये काफिर आदमी है, ये गड़बड़ है इसको। मतलब लोग बहुत ही शक की निगाहों से देखते हैं इस्लाम में कि जुम्मे की नमाज पे नहीं आ रहा तो मतलब बहुत बड़ा अपराध कर रहा है, कुटुंब से बाहर चला गया। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, मतलब जमीन पे लोगों को बुलाना बहुत जरूरी है और एक कॉमन मीट आयोजित करना बहुत जरूरी है। उसके पीछे जो भी उन्हें कहानी देनी पड़ जाए, मतलब उसकी वजह से 1400 साल से इतना संगठित और इतना स्पीड से विस्तार कर रहा है, एक्सक्लूसिवली बिकॉज ऑफ आ रिपीटेटिव, कोई लीडर नहीं है, मतलब एक्सट्रीमली लीडरलेस, एक्सट्रीमली पावरफुल मूवमेंट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आरटीआर वांट्स टू डू। आप समझिए किस लेवल के लोग थे मोहम्मद और किस लेवल के लोग हैं ये पवन जूरी और आरसीएम। आप समझिए कितना सुपीरियर क्लास के लोग हैं। तो रॉथस्चाइल्ड क्या करता है, गन पॉइंट के माध्यम से, जो उनके पास वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके माध्यम से ये देशों के ऊपर कंट्रोल करता है और बोलता है कि इनकी कंपनीज को आने दीजिए। तो उनकी जो मीडिया कंपनीज है वो चेहरे को उठाती गिराती हैं और उसके हिसाब से वो मासेस को कंट्रोल करती हैं कि मोदी बहुत बढ़िया, मोदी बढ़िया, अभी मर गया, अभी योगी बहुत बढ़िया, अगला प्रधानमंत्री ये, फिर अगला पता नहीं कौन होगा, वो पता नहीं, अभी कोई जानता ही नहीं है। जैसे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कोई जानता ही नहीं है, अचानक से मीडिया ने रॉथस्चाइल्ड को उठा के वहां पे सीएम बना दिया। तो ऐसे
मौलवी को पकड़ता है रॉथस्चाइल्ड। लेकिन मौलवी क्या है कि बहुत इजीली एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि ये लोग हर हफ्ते मिल रहे हैं और ये लोग पूरे दुनिया में मिल रहे हैं। इतना शानदार नेटवर्क है कि उस टाइम पे उन कॉमन प्लेसेस के ऊपर पूरी दुनिया में इस कम्युनिटी के लोग मिल रहे हैं। तो मतलब इनको इनको कोई लीडर बेवकूफ नहीं बना सकता। इनके इनके अंदर कम्युनिकेशन इतना तेज है, ये रॉथस्चाइल्ड की इंफॉर्मेशन को काट देते हैं, फेल कर देते हैं, डिस्क्वालीफाई कर। ठीक है, तो पहली बात हमने बता दी सूद हराम, दूसरी न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड फ्रंटल लोब, तीसरी जमीनी मीट, और जमीनी मीट जिरगा लोया जमीनी मीट जो है अफगानिस्तान में, उसकी वजह से वो देश इतना सुरक्षित रहा है और रॉथस्चाइल्ड को टक्कर दे पाया है। ये जानकारी भी हमने दी थी कहीं तो अफगानिस्तान वाले वीडियो में, या पवन जूरी के साथ कोई मीटिंग हुई थी। तो पवन जूरी को भाई साहब बहुत पता है इस्लाम के बारे में। आप समझ रहे हैं, जितना हमको पता है आप पकड़ लीजिए, उसमें से 50% हमने कचरा हटाया है और 50% पवन जूरी का सारा सामान जोड़ा है। तो पवन जूरी थोड़ा बताते हैं, अरे इंसान के अंदर घुसना पड़ता है। पवन जूरी कितने महान आदमी है, ये कोने में ले जाके हमने उनको पूछा, एक एक क्वेश्चन पूछना पड़ता है। आपके गुलामों की दुनिया में तो ईगोइस्ट बोल देते हैं, इसको सेल्फ लोडेड बोल देते हैं। वो आदमी बताएगा ही नहीं वो कितना महान है, उसने क्या क्या किया अपनी जिंदगी में। तो भाई साहब इस्लाम के बारे में यदि सही समझ और जानकारी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ पवन शर्मा के पास में है भाई साहब। शर्मा होने के बावजूद भी पहली बात तो मुस्लिम हेटर नहीं है, और उसको मतलब ही नहीं है सब ये टुच्ची चीजों में, मतलब ही नहीं है उसको तो ये मतलब है इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बना दिया भाई साहब। ऐसा तंत्र मैं आरटीआर का बना दूं, आप समझिए। साफ साफ शब्दों में मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो सिस्टम इतना स्ट्रांग है, कोई एमएलएम का आदमी इस बात को सुन रहा हो तो वो ये जाग जाए। आज प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मदिन से उसको ये सीख लेनी चाहिए कि यदि एमएलएम में उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो उसको सिस्टम के साथ प्लग होकर स्टक रह के रहना पड़ेगा भाई साहब। तो वही सिस्टम हमारा है सुपीरियर सोसाइटी का। तो रूल्स आर ऑलवेज मेंट टू बी ब्रोकन, बट रूल्स हैव टू बी देयर, दैट सिस्टम हैज टू बी देयर। सो वो महानता है इस्लाम की जो पवन जूरी ने समझी है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर इंटरेस्ट हो गया, सेकंड नंबर पर फ्रंटल लोब हो गया, थर्ड नंबर पर सिस्टम हो गया। और सिस्टम में और भी चीजें आ गई, जैसे एक फिक्स टाइम के ऊपर एक जिंगल है, एक आदमी चिल्ला के बोलता है रोज सुबह कि अल्लाह एक है और ये साहबी उसके लास्ट मैसेंजर हैं। तो ठीक है, तो वो एक न्यूरोप्लास्टिक एंकर हो गया। उसके बाद एक मस्जिद हो गई, मस्जिद के अंदर किसी की मूर्ति नहीं है, मतलब कोई मृत आदमी भी लीडर नहीं है, कोई इनविजिबल आदमी भी यहाँ पर लीडर नहीं है। लीडर तो फिर लीडर कोई है ही नहीं, सारा सबका जो काम है वो अल्लाह की इबादत करना है। और ये जो जगह बना दी है इसमें बस मीटिंग करना है, मतलब आ जाओ और एक इंटेंशन के साथ में आ जाओ। इंटेंशन क्या होनी चाहिए? ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना और प्रेज करना है। प्राइमरीली अल्लाह की इबादत का मतलब ये है कि ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन एक्सरसाइज है बेसिकली। तो वो तो हम भी करा रहे हैं जीडब्ल्यूएस में, 8 साल से करा रहे हैं। तो बेसिक ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन है वो जो भी। ठीक है भाई साहब, तो आज के दिन मोहम्मद के नाम से यदि कुछ अच्छी बातें याद की जा सकती हैं और अपने जीवन में सुधार किया जा सकता है तो वो ये कि यदि कुछ लोग मिल के एक रिपीटेटिव टाइम पे एक जगह पर, पार्क में या किसी भी एक कॉमन प्लेस पे मिलकर ग्रेटिट्यूड और एप्रिसिएशन टुवर्ड्स द वॉट एवर पावर दैट दे बिलीव इन, यदि वैसे प्रैक्टिस करे तो जीवन में कितने चार चांद लग जाए, कितना मजा आ जाए। प्लीज अंडरस्टैंड। So what a great community exercise that I would like to inculcate in superior society from the practices of Muhammad, fake or real, whatever, imaginary, good or bad, from good or bad person। तो ये सिस्टम के अंदर चीजें हैं। एक म्यूजिक का कंसेप्ट हम आपको समझाते हैं कि मौसीकी कैसे हराम क्यों कर रखी थी मोहम्मद ने। तो भाई साहब अदनान सामी और आतिफ असलम कितने बड़े संगीतकार हैं, ये तो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो तो उनकी कम्युनिटी जाने, उनकी फैमिली जाने, और उनका इस्लाम और मोहम्मद का क्या परसेप्शन है, क्या इंटरप्रिटेशन है, वो तो वो जाने। बट जो हमारा इंटरप्रिटेशन है मोहम्मद को लेकर वो ये कि मोहम्मद ने कहा है कि मौसीकी हराम है, और यदि मौसीकी कहीं है तो वो जो सुबह सुबह जिंगल बजती है, अशहदु अन्ना इल्ला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो जिंगल उतना म्यूजिक तक ठीक है, अल्लाह की इबादत में निकला, बाकी कोई भी म्यूजिक ठीक नहीं है।
अब ऐसा क्यों कहा? ये बात 1400 साल पहले कैसे समझ में आ गई ग्रामीण क्षेत्र के आदमी को? आप कभी रास्ते से जा रहे हैं, आपके मन में से गाना नहीं निकलता, चला जाता हूं किसी की धुन में तड़पते दिल के तराने लिए पपम पम पम, किसी की मस्ती टुडुडु, ये गाना नहीं निकलता? ये गाना आप समझिए। तो भाई साहब, मोहम्मद को समझ में आया कि आदमी खाना खा रहा है या सड़क पे जा रहा है, कुछ पानी भर रहा है या बकरियां चरा रहा है, तो वो गाना गा रहा है, आशिक बनाया आशिक बनाया आशिक बनाया अपने। तो मोहम्मद सोच रहा है, यार ये कुछ गड़बड़ है भाई साहब, ये कुछ शैतान का साया है, कुछ जिन जिन्नात का लफड़ा है। आप समझ रहे हैं कहने का मतलब क्या है? तो जो म्यूजिक का स्ट्रक्चर है ना, वो साइक्लिक है, वो लूपी है। तो वो इंसान के न्यूरोप्लास्टिक स्ट्रक्चर्स को, इंसान के न्यूरॉन्स को एक लूप में फंसा देता है। लूप में फंसा देता मतलब कि बाहर कोई एक एक्सटर्नल शक्ति थी विच कैन बी कॉल्ड रिगार्डेड एज शैतान और सम एक्सटर्नल पावर, जिसने अपने कब्जे में ले लिया। मतलब उतना टाइम, उसका मेंटल स्पेस, उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन, उसका अटेंशन कब्जे में चला गया किसी और के, विच कैन बी कंसिडर्ड एज शैतान। तो शैतान के कब्जे में, तो शैतानी काम है संगीत, प्लीज अंडरस्टैंड। तो न्यूरॉन्स का ये जो बिहेवियर है, ये साइक्लिक और लूपी है, बहुत जल्दी लूप में आ जाता है। तो इंसान किसी भी चीज में इंटरेस्ट दिखाएगा तो उसका दिमाग उसमें लूप पे चला जाएगा। मोहम्मद को ये बात पता थी, इसलिए उसने बोला कि किसी चीज के लूप में नहीं फंसना है। अगर फंसना है तो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लूप में फंसना है, तो उसी के अल्लाह के इबादत में करो जो काम करना है। हाँ, तो सबका फिर अपना अपना इंटरप्रिटेशन है या परसेप्शन है या सच्चाई जो भी है। कोई तो अल्लाह की इबादत में सेक्स भी कर लेता है, शराब भी पी लेता है और जानवर पर हिंसा भी कर देता है। तो मैं तो यहाँ पे न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूं कि मोहम्मद को ये बात पता थी कि म्यूजिक बना रहा ना कोई आदमी, तो उसका इंटेंशन यही है किसी को सुनाएगा। सुनाकर मतलब कि उसको लूप में डालेगा। लूप में डालेगा मतलब शैतान का काम करेगा। अगला आदमी जब तेरे म्यूजिक के लूप में आ गया तो वो अल्लाह की इबादत कभी करेगा बे। इसलिए तू म्यूजिक बना भी मत, तू म्यूजिक सुन भी मत, तू म्यूजिक बेच भी मत। मतलब ये कितना, आप समझिए कितनी खूबसूरत चीज है। म्यूजिक इंडस्ट्री बंद करो, सारा बॉलीवुड बंद करो, हॉलीवुड बंद करो, सब खराब गलत हो रहा है। सिर्फ हमारे वीडियोस और हमारे रील्स चलाई जाए, क्योंकि हमारे रील्स और हमारे वीडियोस किसी को लूप में डालने के लिए नहीं है, अपने खुद के लूप्स बनाने के लिए। बिकॉज व्हेन हितेश शाक्य इज इन्वॉल्व इनटू म्यूजिक, ही इज बेसिकली प्रैक्टिसिंग द थर्ड सी ऑफ 5 C's. He is practicing the corpus callosum exercise. He is practicing the 6 चक्र exercise. So वो लूप में डालने की बजाय अपने सुपीरियर लूप्स बना रहा है, अपने आपको आनंदित रख रहा है। तो हितेश शाक्य को इजाजत है और सुपीरियर्स को इजाजत है कम्युनिटी के अंदर संगीत अभ्यास करने की, बाहर किसी को नहीं। तो फर्स्ट नंबर पे आपका इंटरेस्ट आ गया, दूसरे नंबर पर फ्रंटल लोब आ गया, थर्ड नंबर पर आपका सिस्टम आ गया, जमीनी मीट आ गई, फोर्थ नंबर पर आपका ये मौसीकी ले लीजिए, फिफ्थ नंबर पर आप एक छोटी सी चीज ले सकते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में ऐसा जिज्ञासा उठी कि कैसे हम विजुलाइज करें परमात्मा को। तो इंसान के जीवन का आधार क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कलरलेस है, इनविजिबल है, तो कैसे पता करें? तो उसको जला दो। मतलब ऑक्सीजन जल के काम आती है इंसान के शरीर में। तो जलकर क्या होता है? जलकर इसका रंग कैसा होता है? तो जलकर इसका रंग सैफरन होता है। तो सैफरन रंग का जो भी है ना, वो उसको लपेट दो फिर हर मूर्ति पे, वो हो गया परमात्मा का रंग। तो ऐसे मोहम्मद से किसी ने पूछा कि परमात्मा को या खुदा को कैसे महसूस करें, तो उसने बोला ये खुशबू है, लोबान ले लो। लोबान की जो खुशबू है उसके अंदर परमात्मा की खुशबू है, तो वहां से तुम परमात्मा को, खुदा को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो लोबान इस्तेमाल करना चाहिए, मैं तो ये सजेस्ट देना चाह रहा हूं आपको। उसके अलावा शराब को अंग्रेजी में स्पिरिट कहा जाता है, और स्पिरिट मतलब कि अला बला, नेगेटिव एनर्जी, वाइब्रेशन, ये सब बुरी शक्तियां उसके अंदर है। तो ये थ्योरी तो आपको पता होगी। ऐसा माना जाता है कि उसको, उसके अंदर जो बैड स्पिरिट्स हैं उसकी वजह से इंसान वैसा बिहेव करता है जैसा शराब पीने के बाद करता है, तो वो नहीं पीनी चाहिए, वो अच्छी चीज नहीं है। तो मोहम्मद ने बोला कि इसको मत टच करो, ये हराम है, तो ये अच्छी बात है। बट जैसे मोहम्मद को लगा कि मैं समझदार, वैसे दुनिया में बहुत लोगों को लगा कि मैं और समझदार। तो गुरजीफ आया, गुरजीफ बोला कि मेरे से तो बात ही तुम तभी करोगे जब तुम शराब पूरा एक टंकी पी के आओ। तो एक टंकी शराब कोई पी के आता था तो वो शिष्य बनाता था, तो उसके बाद वास्तविक आदमी बाहर निकलता था। अब मोहम्मद को इससे मतलब नहीं एक आदमी की क्या वास्तविकता है, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मोहम्मद तो बोला कि सब अल्लाह की इबादत पे लगो। मोहम्मद ने ये नैरेटिव दे रखा है सबको, क्या कि सब अल्लाह की इबादत में लगो।